क्रोनोलॉजी मार्च माह 2022 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 में बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। बौद्धिक सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक का ये 10वां संस्करण था। इस संस्करण यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक आईपी वातावरण के समय के साथ लगातार सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी अपने आईपी शासन को मजबूत कर रही हैं। सूचकांक में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त राष्ट्र। पहला स्थान प्राप्त किया अमेरिका ने, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जर्मनी, चौथे स्थान पर स्वीडन रहा था। सूचकांक में निम्नतम स्थान प्राप्त करने वाला देश वेनेजुएला 55वां स्थान प्राप्त किया, अल्जीरिया 54वें स्थान पर रहा और पाकिस्तान 53वीं रैंक थी। सूचकांक में भारत की स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 10वें संस्करण में भारत का 43वां स्थान था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के एसआई पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जो 15 फरवरी 2022 को हुए। इस आशय पत्र का आशय था भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद के दौरान किए गए भारतीय पक्ष की ओर से केंद्रीय विद्युत और नवीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और ऑस्ट्रेलिया के पक्ष की ओर से ऊर्जा एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण मंत्री एंगस टेलर ने इस संवाद की सह-अध्यक्षता की थी। इस आशय पत्र पर वैश्विक उत्सर्जन की कमी लाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध प्रौद्योगिकियों की दिशा में काम करने का मार्ग प्रशस्त किया। यूक्रेन रूस विवाद। रूस यूरोपीय मानवाधिकार संगठन से निलंबित। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण से नाराज यूरोपीय परिषद ने यूरोपीय मानवाधिकार संगठन से रूस की सदस्यता निलंबित कर दी है। इस संबंध में 47 सदस्यीय यूरोपीय परिषद में 47 सदस्य हैं। घोषणा की कि यूक्रेन पर रूस के हमले के परिणामस्वरूप रूस को तुरंत प्रभाव से संगठन की मंत्रिय समिति की संसदीय सभा से निलंबित कर दिया गया है। यूक्रेन के नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की सदस्य प्राप्त करने की प्रबल इच्छा को रूस ने अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए 24 फरवरी 2022 को आक्रमण कर दिया था। इस क्रम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अलगाववादी गुटों के कब्जे वाले यूक्रेन के क्षेत्र लुहांस्क और दोनेत्स्क को संयुक्त स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी। 22 फरवरी 2022 को प्रतिबंध की घोषणा। यूक्रेन रूस विवाद के में रूस द्वारा आक्रामक रुख अपनाने के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर अनेक कठोर प्रतिबंध लगाने की घोषणा 22 फरवरी 2022 को की, जिसमें रूस के बैंकों और कुलीन वर्गों के खिलाफ कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाने के आदेश भी शामिल है। रूस पर प्रतिबंधों के तहत बाइडेन ने 2 बड़े बैंकों वीईबी और रूसी सैन्य बैंक से जुड़े व्यापार को अवरुद्ध कर और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से रूसी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को काटने की घोषणा की। अमेरिका द्वारा रूसी वित्तीय संस्थाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों से रूस के पश्चिमी देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा। यूक्रेन विवाद के चलते जर्मनी और ब्रिटेन सहित नाटो के कई देशों ने भी रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। फ्रांस ने के माली से सैन्य वापसी की घोषणा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पश्चिमी अफ्रीकी देश माली से अपनी सेना के 6 महीने के अंदर वापस बुलाने की घोषणा की है। इमैनुएल मैक्रों की घोषणा के अनुसार फ्रांसीसी सेना इस क्षेत्र में बनी रहेगी, लेकिन पड़ोसी नाइजर में स्थित होंगी। वहां से वह जिहादी गतिविधियों से पीड़ित अन्य देशों की मदद कर सकेंगी। फ्रांस की सेना इस देश में पिछले 9 वर्षों से वहां के जिहादी समूह से माली के सुरक्षा बलों के साथ मिलकर लड़ रही है। फ्रांस में पहली बार समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांकोई होलांदे के नेतृत्व में माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को वर्ष 2013 में तैनात किया था।
भारत यूएई शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आबू धाबी के क्राउन प्रिंस एवं यूएई के सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद उल नाहयान के मध्य एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन 18 फरवरी को आयोजित किया गया। भारत यूएई शिखर सम्मेलन इंडियन यूएई वर्चुअल समिट उस समय आयोजित किया गया जब भारत अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और संयुक्त अरब अमीरात अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों राजनेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा करने के साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया। भारत और यूएई में व्यापार समझौता। उक्त शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूएई ने ऐतिहासिक व्यापार आर्थिक समझौता पर हस्ताक्षर किए। सीईपी का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार को अगले 5 वर्षों में $100 अरब तक बढ़ाना है। इस समझौते में मुक्त व्यापार से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था और सरकारी खरीद तक आपसी सहमति से अनेक रणनीतिक क्षेत्रों में व्यापक विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान जैसे विकसित देशों के नियामक मंजूरी मिलने पर भारतीय दवाओं का स्वतः पंजीकरण एवं मंजूरी प्रदान करने के लिए सहमति जताई गई है। सीईपीए के अतिरिक्त देशों के मध्य कई अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिन्हें यूएई के लिए खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर पहल पर एपीडा एवं डीपी वर्ल्ड एंड अल-दारा के बीच समझौता ज्ञापन और गिफ्ट सिटी और अबू धाबी ग्लोबल मार्केटिंग के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015, वर्ष 2018, वर्ष 2019 में यूएई का दौरा किया, जबकि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने वर्ष 2016 और 2017 में भारत का दौरा किया। भारत व फ्रांस के मध्य नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन रोडमैप पर हस्ताक्षर। भारत और फ्रांस की नीली अर्थव्यवस्था अर्थात समुद्री अर्थव्यवस्था पर द्विपक्षीय आदान प्रदान। नीली अर्थव्यवस्था अर्थात समुद्री अर्थव्यवस्था है और इसको द्विपक्षीय आदान प्रदान बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता विदेश मंत्री एस जयशंकर की फ्रांस की 3 दिन की यात्रा के दौरान 22 फरवरी 2022 को हुआ था। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कानून के तहत समुद्र पर एक साझा दृष्टिकोण बनाने एवं सतत एवं मजबूत तटीय जलमार्ग ढांचे पर सहयोग के लिए सहमति बनी। रोडमैप के दायरे में समुद्री व्यापार, समुद्री उद्योग, समुद्री प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री पर्यावरण, पर्यटन, अंतर्देशीय जलमार्ग, एकीकृत तटीय प्रबंध और नगरीय समुद्री मुद्दों का सक्षम प्रशासन के बीच सहयोग शामिल है। इस समझौते को करने का दोनों देशों का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान और समुद्री संरक्षण के दौर में योगदान देना सुनिश्चित करना है। समुद्र स्वतंत्रता और व्यापार का स्थान बने जो कानून पर आधारित हो। भारत बांग्लादेश जलमार्ग परियोजना हेतु 24 करोड़ की मंजूरी। भारत बांग्लादेश के बीच बहने वाली गोमती नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली गोमती नदी में एक जलमार्ग परियोजना के लिए नदी से गाद साफ करने और 10 जेटी तैयार करने के लिए भारत सरकार ने 24.53 करोड़ से अधिक की राशि को मंजूरी फरवरी 2022 में दी है। भारत सरकार के पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इस राशि की स्वीकृति त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के सोनामुंडा से बांग्लादेश के दौड़कांडी के बीच 93 किलोमीटर के प्रस्तावित जलमार्ग को परिचालन लायक बनाने के लिए लगभग 15.5 किलोमीटर के हिस्से से गाद साफ करने की जरूरत को पूरा करने के लिए दी गई है। नदी में परिवहन को बेहतर बनाने के लिए भारत में 1.5 किलोमीटर और पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में 14 किलोमीटर के हिस्से की सफाई करना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने मई के अंत तक दाऊदकंडी से सोनमुरा तक
200 से 300 टन की क्षमता वाले जहाज़ों को लाने का लक्ष्य रखा है। लोकतंत्र सूचकांक 2021। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश है नॉर्वे। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 रिपोर्ट में विश्व के 167 लोकतांत्रिक देशों में केवल 21 को ही पूर्ण लोकतांत्रिक श्रेणी में रखा गया, जबकि 53 देशों को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, 34 देशों को हाइब्रिड शासन और 59 देशों को सत्तावादी शासन की श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक में विभिन्न राष्ट्रों की स्थिति: नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर, फिनलैंड तीसरे स्थान पर, स्वीडन चौथे स्थान पर है। निम्नतम 5 राष्ट्र: मध्य अफ्रीकी गणराज्य 163वें स्थान पर, कांगो 164वें स्थान पर, उत्तरी कोरिया 165वें स्थान पर, 166 पर म्यांमार, 167वें स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत की स्थिति: वर्ष 2021 के लिए जारी EIU के इस लोकतंत्र सूचकांक ने 6.91 अंक के साथ सूची में 46वां स्थान हासिल किया है। भारत को इस सूचकांक में त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में स्थान प्रदान किया गया है। भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में स्थान प्रदान किया गया है। भारत सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति: श्रीलंका 67वें स्थान पर है, बांग्लादेश 75वें स्थान पर, भूटान 81वें स्थान पर, नेपाल 101 स्थान पर और पाकिस्तान 104वें स्थान पर है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 104वें स्थान पर है। कनाडा में आपातकालीन अधिनियम लागू: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश में पहली बार इमरजेंसी एक्ट 14 फरवरी 2022 को लागू किया। जस्टिन ट्रूडो द्वारा ये कदम कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों के खिलाफ चल रही ट्रक ड्राइवरों की नाकेबंदी और विरोध को संभालने के लिए संघीय सरकार को अतिरिक्त अधिभार देने के लिए उठाया गया है। कारण: वैक्सीन लगाने की अनिवार्यता के खिलाफ हजारों ट्रक ड्राइवर्स अपने ट्रकों के साथ ओटावा में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट हिल के आसपास जानबूझकर यातायात को बाधित किया था। अब इमरजेंसी एक्ट पुलिस को इन स्थानों की व्यवस्था बहाल करने के लिए और अधिक अधिकार देता है जहां सार्वजनिक सभा, अवैध और खतरनाक गतिविधि जैसी नाकेबंदी गठन करती है। आपातकालीन अधिनियम की अभूतपूर्व तैनाती से पुलिस को विरोध प्रदर्शन और नाकेबंदी हटाने के लिए और अधिक ताकत मिल गई है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021: टॉम द्वारा इसके ट्रैफिक इंडेक्स टॉम ट्रैफिक इंडेक्स द्वारा वर्ष 2021 में विश्व के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची 22 फरवरी 2022 में जारी की गई। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में विश्व के 58 देशों के 404 शहरों के अध्ययन के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई। वर्ष 2000 के लिए जारी इस रैंकिंग में तुर्की के इस्तांबुल शहर को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तुर्की का इस्तांबुल शहर को सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया। इस रैंक में निम्नतम स्थान 404वां सऊदी अरेबिया के मक्का शहर को प्रदान किया गया। रैंकिंग में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त। सबसे भीड़ भाड़ वाला स्थान में पहला है इस्तांबुल तुर्की का, दूसरा मास्को क्षेत्र रूस, तीसरा कीवी यूक्रेन का भीड़ भाड़ वाला स्थान है, चौथा है बागोटा कोलंबिया का और मुंबई भारत का 5वां भीड़ भाड़ वाला स्थान है और बेंगलुरु भारत का 10वां सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला स्थान है। रैंकिंग में भारत की स्थिति वर्ष 2021 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में मायानगरी मुंबई भारत का सबसे अधिक और विश्व का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा। इस रैंकिंग में उपयुक्त के अलावा बेंगलुरु 10वें स्थान पर रहा
वहीं देश की राजधानी नई दिल्ली 11वें स्थान पर और पुणे 21वें स्थान पर है। भारत ने दी G20 सचिवालय स्थापना को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री द्वारा G20 के एक सचिवालय और उसकी रिपोर्टिंग संबंधी संस्थाओं की स्थापना को मंजूरी 16 फरवरी 2022 को दी। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के G20 शेरेपा पीयूष गोयल शामिल होंगे। भारत सरकार ने निर्णय उसके द्वारा आगामी G20 की अध्यक्षता के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सामग्री, नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के लिए किया है। G20 भारत के आगामी G20 प्रेसिडेंसी के संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इसी दौरान G20 का शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण वर्ष 2023 में भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इटली, इंडोनेशिया और भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका देश हैं। इटली 2021 में G20 प्रेसिडेंसी का आयोजन किया था, जबकि इंडोनेशिया ने नवंबर 2022 तक प्रेसिडेंसी की भूमिका निभा रहा है। CPI के दूसरे चरण में चीन और पाकिस्तान ने समझौता किया। चीन ने पाकिस्तान के साथ करीबी सहयोग का संकल्प लेने के साथ ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPE के दूसरे चरण की शुरुआत के लिए सहमति व्यक्त की। CPE के इस दूसरे चरण की शुरुआत के लिए देशों के 60 अरब अमेरिकी डॉलर के एक नए समझौते 4 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के मध्य समझौता बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने चीनी शीर्ष नेतृत्व शी जिनपिंग से मिलने के लिए 4 दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान 3 फरवरी 2022 को चीन पहुंचने का दौरा किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य CPEC चीन के उत्तरी पश्चिमी जिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजना का 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। चीन पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम है। CPEC योजना की पहली बार वर्ष 2013 में घोषणा की गई थी। चीन इस योजना के तहत ऊर्जा, उद्योग और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्ग, रेलवे, पाइपलाइंस के नेटवर्क द्वारा पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। CPEC चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा ताकि चीन हिंद प्रशांत महासागर तक पहुंचे प्राप्त कर सके। मंत्री पीयूष गोयल तथा ऑस्ट्रेलिया के व्यापार पर्यटन विदेश मंत्री के तहत 11 फरवरी नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तरी समझौता के तहत क्षेत्रीय महत्वपूर्ण तथ्य ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन सर्जन करने के बाजारों में से एक 2019 में देश के विदेशी पर्यटकों के आगमन में ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर है और देश की विदेशी पर्यटकों की कुल पर्यटन हिस्से में 3.4% का योगदान है। एक्जिम बैंक ने दी श्रीलंका को $500 मिलियन की ऋण सुविधा। भारत निर्यात आयात बैंक एक्जिम भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक ने श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों के वित्त पोषण के लिए $50 करोड़ की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। द्वीप राष्ट्र श्रीलंका द्वारा इस फंड का उपयोग पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए किया जाएगा। इस ऋण व्यवस्था करार पर भारत के एक्जिम बैंक और श्रीलंका की सरकार के मध्य 2 फरवरी 2022 को कोलंबो में हस्ताक्षर हुए। विशेष $500 मिलियन इस ऋण व्यवस्था
करार पर हस्ताक्षर के साथ एक्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से श्रीलंका सरकार को अब तक 2.18 बिलियन यूएस डॉलर की कुल 10 ऋण व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। श्रीलंका को प्रदत्त ये ऋण व्यवस्थाएं पेट्रोलियम उत्पादों और रेलवे परियोजनाओं, रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चरों की आपूर्ति के वित्त पोषण के लिए प्रदान की गई हैं। श्रीलंका के यूडीआईएफ में मदद। भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को आधार कार्ड जैसा एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचा बनाने में मदद करने पर सहमत हो गया है। इसके लिए श्रीलंका को भारत द्वारा फंड भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए श्रीलंका सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति फरवरी 2022 में प्रदान की गई।